अवाम की खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ये क्षेत्र है, कचहरी बगल में है और हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के नेता और एडवोकेट भी हैं शुजातुल्लाह शेख। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी प्रतापगढ़ तशरीफ लाए थे और 3 जनसभा उनकी प्रतापगढ़ में हुई है। उसके बाद क्या माहौल बदला है, क्या जो नाराज थे एमआईएम से क्या वो एमआईएम की तरफ लौट कर आ रहे हैं और किस मजबूती के साथ एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ये सब जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल के लिए कि आप हमारे पास चलकर आए और हमसे बात कर रहे हैं। आपके दर्शकों को, देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सुधा भाई, ये बताइए कि ओवैसी साहब आज आए, 3 जनसभा करके गए, रानीगंज, विश्वनाथगंज सदर। अभी तक कोई राष्ट्रीय नेता ऐसे जनसभा करके एक दिन में 3 नहीं गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और हमें फक्र है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत, उनकी कुव्वत, उनकी काविश और ये प्रतापगढ़ की जनता भी इस बार अहद कर ली है कि इंशाअल्लाह हम उन्हें रुस्वा नहीं करेंगे। हमारे पूरी तीनों विधानसभाओं में, बल्कि 4 विधानसभा, पट्टी विधानसभा में भी है, लेकिन रानीगंज विधानसभा के प्रोग्राम में मैं था और मैं वहां के आवाम के अंदर वो जोश और जज्बा देखा कि इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट जो आएगा 10 तारीख को, वो बेहतर रिजल्ट रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से रानीगंज में आरके वर्मा है, वो विश्वनाथगंज से सिटिंग विधायक थे लेकिन उनका बदला गया। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो एक उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसका ओवैसी साहब ने जिक्र किया कि कोक को हम फाड़ डालेंगे, एक विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे। जी, ये देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं वहाँ इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है और एक धर्म विशेष के लोगों के साथ इस तरीके की बातें की जाती हैं। वो वीडियो जिसका जिक्र हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, वो वीडियो वायरल वीडियो है, तमाम लोग उसको देख रहे हैं। जब ये, क्योंकि देखिए एक बात तो ये है, मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ और महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल चीजों को समझ जितना समझ पा रहा हूँ, एक चीज ये दिखने में आ रही कि हमें बीजेपी से नहीं खतरा है। खतरा हमें ये है कि जो आरएसएस की सोच है, जो उसकी विचारधारा है, वो इस वक्त उसकी विचारधारा समाजवादी पार्टी में भी पहुंच गई है और उसकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी के लोगों में भी चली गई है और उसकी विचारधारा कांग्रेस तो उसकी जननी है, उसे कहा जाता है। तो ये सब जो है, ये बीजेपी, आरएसएस तो एक चीज है ही है, लेकिन आरएसएस की ही दूसरी विंग जो है वो समाजवादी पार्टी भी हो चुकी है। आरएसएस की दूसरी विंग कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी हो गई, जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिल रहा है कि वहां से अभी कुछ दिन पहले तक वो जो है 10 साल तक अपना दल के वहां पे विधायक रहते हैं और उसके बाद अपना दल बीजेपी के गठबंधन में वो हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले कानूनों पर अपनी मुहर लगाने का काम करते हैं, अपना वोट देने का, अपनी सहमति आह्वान में देने का काम करते हैं आरके वर्मा साहब, जो जिसमें लव जिहाद का कानून हो गया, गौकशी के नाम के कानून हो गए और तमाम तरह के कानून जो इस देश को नफरत फैलाने के कानून बनाए गए, धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने के कानून, उसमें सब में उनकी सहमति रही। लोकल मुद्दे पे आ जाइए, यही आरके वर्मा साहब विधायक रहते हैं, उसी विश्वनाथगंज के मानधाता से एक इश्तियाक नाम के बच्चे को पुलिस उठा के, सोराव की पुलिस ले जाती है और ले जाने के बाद उसके पैर में गोली मारती, फर्जी एनकाउंटर होता है। हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, एमआईएम के तमाम लोग उसके लिए लड़ते हैं, मुकदमा कायम कराने का काम करते हैं। लेकिन आप विधायक जब बन जाते हो तो आप अवाम के विधायक होते हो। आप विश्वनाथगंज की अवाम के विधायक थे, आपको उसके दरवाजे चल के जाना चाहिए था कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये नहीं गए। और हमारे सदर ने बताया, ये बात एकदम सही है कि ये लोग अंदर से आरएसएस के ही रहते हैं। अंदर से अगर आप इनके कपड़े उतार के देखोगे तो ये आरएसएस की ही चड्डी पहने मिलेंगे। आज वही चीज हमको देखने को मिल रहा है। ये चले गए हैं रानीगंज में, ये चुनाव लड़ेंगे, अवाम का वोट लेना चाहेंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 5 साल इन्हीं के लोग थाने की दलाली करते हुए मिलेंगे, इन्हीं के लोग हमारे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए मिलेंगे, हमारे बच्चों के मर्डर करते हुए मिलेंगे और ये लोग बचाते हुए दिखाई देंगे। 5 साल बाद जब इनसे एक धर्म विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे तो ये कब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, दीगर पार्टी में जाकर टिकट ले आएंगे, फिर से विधायक बनेंगे। तो इनका काम है इधर उधर जाना। इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी तो बनाया है लेकिन जीत का हो सकता है बीजेपी में चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अपने लोकल नेताओं का ख्याल नहीं करी। सयाद अली चचा लगातार समाजवादी पार्टी, उनकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, हम मजलिस के लोग हैं, वो समाजवादी के हो सकते हैं, लेकिन आरके वर्मा से मजबूत दावेदार थे वो,
उन्होंने अवाम के बीच में रह के समाजवादी का झंडा लेकर टहलने का काम किया, अखिलेश यादव को अपना नेता माना। शकील भाई 58,000 वोट पाने के बाद रानीगंज से अपनी पार्टी छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर इनकी कयादत का दामन थाम लिया और ये उनके साथ चले गए, लगातार क्षेत्र में बने रहे, इनकी पार्टी का झंडा उठाए रहे। लेकिन टिकट किसको मिलता है? आपको अफसोस होगा, रानीगंज का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा अपराधी विनोद दुबे नाम का, उसको टिकट दे दिया जाता है। उसका विरोध अवाम करती है, उसकी वीडियो अवाम दिखाती, जबकि वो आदमी एक दिन भी समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव इस तरीके से टिकट बांट रहे थे। कैसे टिकट बांट रहे थे अखिलेश यादव जाने। शकील भाई को नेगलेक्ट किया गया, अपनी ही पार्टी के एक बड़े कद्दावर मंत्री रह चुके शिवाकांत ओझा को नेगलेक्ट किया गया, शकील भाई को नेगलेक्ट किया गया। इन सब को नेगलेक्ट करने के बाद एक बीजेपी और उसके गठबंधन के आदमी को लाकर और रानीगंज के अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रानीगंज की आवाम को इतना बेवकूफ अखिलेश यादव ना समझे। रानीगंज के आवाम के पास अपना प्रत्याशी है, एक दलित का बच्चा है जो शोषित वंचित वर्ग से आता है। वो उसका आवाम ने अपनी मोहब्बत उसको दिखाई और उसको जिला पंचायत, अभी नजदीक के चुनाव में जिला पंचायत बनाया। एमआईएम ने जब वो टिकट लेने गया, वो कहा कि हम टिकट कहीं और से ले गए, टिकट नहीं मिल रहा है, तो एमआईएम ने उस पर यकीन जताया। एमआईएम ने उसे कहा कि आप जाओ अपने क्षेत्र में मेहनत करो, जब टिकट मिलने लगेगा तो दलितों का ख्याल हम करने के लिए हम पार्टी, ये हमारी पार्टी है, शोषितों का, वंचितों का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटीज का ख्याल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका नतीजा ये है कि उसके टिकट को, उसको टिकट दिया गया और वो आज वहां पर प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले 10 तारीख को रिजल्ट भी बेहतर आएगा। क्या फाइट में है अनिल सरोज वहाँ पे? फाइट, देखिए, अगर मैं ज्यादा मतलब इसको बोलूंगा तो लोग कहेंगे हाइपर बोले, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इनकी पार्टी का लीडर है और वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक चीज, समीकरण यहाँ बड़ा चलता है प्रतापगढ़ में। लोग कहते हैं समीकरण के हिसाब से बताइए। आज समीकरण के हिसाब से आपके चैनल पे बताना चाह रहा हूँ। शकील भाई बसपा से चुनाव लड़े थे इसी रानीगंज में, 58,000 वोट पाए थे, 58,000 समथिंग वोट पाए थे। 58,000 वोट में आप ये समझिए कि मैं मिनिमम बहुत कम भी मानूं तो 30,000 वोट मुसलमानों के थे, बाकी दलित भाइयों के वोट थे। अब 30,000 वो वोट ले। समाजवादी पार्टी से शिवाकांत ओझा चुनाव लड़ते हैं, 37 या 38,000 के करीब वोट पाते हैं। अगर 10,000 भी मैं मिनिमम वोट मांगू, समाजवादी के नाम पे लोगों ने उनको वोट दिया था, 40,000 वोट ये हमारा बन रहा है। जबकि हकीकत ये है कि 50,000 से ज्यादा वोट तो सिर्फ मुसलमान अनिल सरोज को देने जा रहे हैं। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, दलित का बेटा है, जब से रानीगंज विधानसभा बनी है, राम शिरोमण शुक्ला चुनाव लड़ते हैं, वो विधायक बनते हैं, शिवाकांत ओझा विधायक बनते हैं, धीरज ओझा विधायक बनते हैं, शकील भाई को टिकट दिया जाता है, दलितों ने उनको वोट देने का काम किया। पहली बार रानीगंज विधानसभा में दलितों को ये मौका मिला है कि मेरा अपना भाई अब चुनाव लड़ रहा है, मेरा अपना भाई विधायक बनने जा रहा है। और आज तो एक और अजूबी बात मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब ने आज मंच से इस बात को कहा है, अगर वहां आप रहे हो तो आप सुने होंगे इस बात को। ओवैसी साहब ने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत हमारी बात तय हुई है कि 2.5 साल बाबू सिंह कुशवाहा साहब मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल दलित का बेटा मुख्यमंत्री रहेगा, 3 हमारे उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने इस बात को कहा है कि वो दलित का बेटा कोई और नहीं, रानीगंज विधानसभा का प्रत्याशी और आपका अपना बनाया हुआ विधायक ये मुख्यमंत्री का दावेदार रहेगा। तो इंशाल्लाह चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, चुनाव इंशाल्लाह। और क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, प्रतापगढ़ में बहुत मुद्दे हैं, कहा जाता है कि फर्जी इनकाउंटर भी बहुत हुआ है यहाँ पर। नहीं, ये तो सबसे बड़े मुद्दा है। मैं आपको बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आंकड़े के हिसाब से भी ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हुआ है तो वो मुसलमानों में हुआ। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी जिले में हुआ है वो प्रतापगढ़ में हुआ है। प्रतापगढ़ में लगभग 120-22 बच्चों को मैं जानता हूं कि जिनको फर्जी तरीके से पुलिस क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को एसओजी टीम उठाकर लाई और रात के 12 बजे उनके दाहिने पैर में गोली मार के अपाहिज बनाने का। अभी इसी जेल में आप आरटीआई के जरिए डालिए तो आपको पता लगेगा इस वक्त मौजूदा जेल में 4 ऐसे लोग हैं जिनको अपाहिज बना दिया गया, जिनके मानवाधिकार का भी ख्याल नहीं रखा, उनके दवा इलाज भी नहीं हो रहा है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि पुलिस आए दिन मुसलमानों के घर पे जाती है, बगैर मतलब कानून को का इस्तेमाल किए, कानून कहता है, मैं खुद पीड़ित हूँ इस चीज से। पुलिस जाती है आपके घर में, आपकी बहन बेटियों को बेइज्जत करने का काम किया जाता है, आपके घर को तहस नहस करने का काम किया जाता है। इसके अलावा आप आ जाइए,
शहर के तमाम मसलों को आप देख लीजिए। हमारे नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई करने के लिए कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है हमारे पास। प्राइमरी स्कूल में ये बाउंड्री तो बनाने की बात उसको कहते हैं कि हम उसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए वहां के टीचर क्या कर रहे हैं। चुनाव के नाम पे आप चुनाव करा रहे हो, वहां के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चों को एजुकेशन कोई नहीं है। अस्पताल में आप चले जाइए, उसकी कंडीशन देख लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। छोटा सा मसला होता है, आपको तुरंत रेफर कर दिया जाता है कि आप इलाहाबाद एसआरएन चले जाइए। और आ जाइए, बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रतापगढ़ के नौजवान मजबूरन अपराध में जा रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े जो माफिया हैं उन पर पुलिस शिकंजा नहीं कसती है। राजनीतिक लोग जो हैं यहाँ पर, वो भी अपराध कराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को शरण देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षित प्रशासन से सुरक्षा देने का काम करते हैं। अपराध बढ़ रहा है प्रतापगढ़ में। आप ट्रैफिक के मामले में आ जाइए, अगर आप यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रहते हो, वहां से निकलिए और सोचिए कि मैं आधे घंटे में शहर पहुंच जाऊं, तो शायद 2 घंटा 3 घंटा ट्रैफिक में आपका चला जा रहा है। इस तरीके के मुद्दे की कमी इस जिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आवाम ने इस बार फैसला ले लिया है कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का जो फैसला है, उसके साथ साथ आवाम ने यह भी फैसला ले लिया है कि बीजेपी की जो दूसरी विंग है, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस नहीं, बल्कि इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। हमारे अपने चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, हमारे अपने विधायक जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया, अखिलेश यादव से जब पूछा गया हिजाब के मामले में तो उन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने कहा कि जब सपा वाले वोट मांगने आएंगे तो हम कहेंगे हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस वक्त कैसे देख रहे, क्या उस पर कहना चाह रहे थे आप लोग? देखिए, मैं एक बात यही कहना चाह रहा हूँ कि जब ये लोग मुख्यमंत्री बनते हैं या सांसद या विधायक बनते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं और ये कहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे मुद्दे जब आते हैं, हमारे कोई भी मुद्दे हों, हमारी बहन बेटियों के सर से हिजाब उतारा जाए, इनको सुनाई नहीं देता। हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को नोचा जाए, इनको आवाज नहीं आती। हमारे बच्चे को थाने पर ले जाकर पुलिस मार के मार डालती है, उसके बाद 4 फीट के टोटी पर टांग कर उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश करती है। इन लोगों को सुनाई नहीं देता है। हमारे बच्चों को फर्जी एनकाउंटर किया जाता है, इन लोगों को आवाज नहीं आती है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग ये समझते हैं कि बीजेपी के डर से मुसलमान इनको का वोट का सौदा ये कर लिए, मुसलमान मजबूरी में इनको वोट। मुसलमान अब मजबूर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इस वक्त हमारे पास अपनी पार्टी है, अपना कायद है, अपना लीडर है और हम अपने कायद, अपने लीडर पर यकीन भरोसा करते हुए हम अपनी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। कोई हारे कोई जीते, हमसे इससे मतलब नहीं है। हम अपने लीडर को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे सुजातुल्लाह शेख जो एमआईएम के सीनियर लीडर हैं और बताया कि किस तरीके से, किस मजबूती के साथ एमआईएम प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर इनके प्रत्याशी उतारे गए हैं। सबसे मजबूत दावेदारी जो बताई जा रही है, सदर विधानसभा हो या रानीगंज हो या विश्वनाथगंज हो, ये तीनों में लड़ाई टक्कर में एमआईएम है। चाहे वो वहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो। तो अब देखने की बात होगी कि 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जनता किसके हक में फैसला करती है। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सबकी नजर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की इन सीटों पर जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर कांटे का टक्कर का मुकाबला है, कांटे की जंग है यहाँ पर। तो देखने की बात होगी जनता किसको चुनकर विधानसभा में पहुंचाती है।